Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Ninth standard. Myself Shahab sir, I welcome you in chemistry lecture on acid, bases and salt. I think it is a fourth lecture on acid, bases and salt. So we have covered till now what are acids, bases. Now we will deal with the salt. So salts are neither acid nor base, or they are classified according to what they are giving on dissociation. Means if an acid on water dissociation gives H plus ions, and what is the base? Base gives OH minus ions on dissociation. तो एसिड वो होता है जो H प्लस आयन देता है डिसोसिएशन के अंदर, और बेस वो होता है जो OH माइनस आयन देता है डिसोसिएशन के अंदर। दोनों में ये डिफरेंस होता है। और सॉल्ट किसे कहेंगे? सॉल्ट उसे कहेंगे जो नेदर H प्लस नॉर OH माइनस आयन्स देगा, उसे हम सॉल्ट कहेंगे। सो इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्ट। सो सॉल्ट, that are the types of the salts. What are the types of the salt? Let me explain you what are the types of the salt. Salt are of different types. Okay, first they may be acidic salt, they may be basic salt, or they may be neutral salt. तो हम कोई सॉल्ट को एसिडिक सॉल्ट कब कहते हैं, कब हम उसे बेसिक सॉल्ट कहेंगे, और कब न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। सपोज़ हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखे थे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है एक सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिलता है हमारे को? सॉल्ट एंड वाटर। हमने जैसा देखे थे लास्ट वीडियो, अगर आप रिमाइंड करेंगे तो उसके अंदर मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl व्हेन रिएक्टेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो क्या मिलता है हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर ओनली स्टूडेंट्स। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि NaOH के साथ, तो क्या होता है यहाँ पर एक चीज़ होती है, हमारे को प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट एंड वाटर कैसा बना? ये Na इसके साथ अटैच हो जाता है Cl के साथ, और ये H ये OH के साथ अटैच हो जाता है, तो हमको प्रोडक्ट मिलता है, क्या प्रोडक्ट मिलता है? हमारे को मिलता है वाटर, ये H और OH अटैच होने की वजह से। और क्या मिलता है हमारे को? एक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं हम NaCl। क्या मिलता है? NaCl। तो बेसिकली हम कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है किसके हेल्प से पता करते हैं? हम pH पेपर की मदद से पता करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। तो अगर आप एसिड में डालेंगे तो pH कम आएगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस में डालेंगे तो pH ज़्यादा आएगा। फिर हमने क्या करे, ये रिएक्शन करवाए, और रिएक्शन करवाने के बाद हमने देखे कि ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सॉल्ट एंड वाटर बना ना, यहाँ पर ये सॉल्ट जमा हुआ है और इसके ऊपर है ना वाटर फ्लोट कर रहा। तो ये वाटर को जो है तो हमने क्या करें, देखने की कोशिश करें, वाटर को हमने थ्रो कर दिए, क्योंकि हमारा फोकस किसके ऊपर है? ये सॉल्ट के ऊपर है। ये सॉल्ट को हमने pH से देखे तो इसका pH आया 7। 7 pH क्या होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और दोनों की क्वांटिटी रहेंगी सेम। मीन्स व्हाट? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे सेम प्रोपोर्शन के अंदर, तब जाके जो सॉल्ट हमें ऑब्टेन होगा वो सॉल्ट रहेगा हमेशा न्यूट्रल। तो वन टाइप ऑफ द सॉल्ट इज़ कवर्ड, क्या कि जो है तो न्यूट्रल सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन की वजह से बनता है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। हम एसिडिक सॉल्ट किसको कहेंगे और बेसिक सॉल्ट किसको कहेंगे?
जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा और उसका पीएच हमेशा 7 से कम रहेगा। ठीक है। और जब वीक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो मिलेगा हमारे को क्या, बेसिक सॉल्ट। दोनों में से एसिड और बेस के अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा ना वैसा सॉल्ट मिलेगा, तो बेसिक सॉल्ट, और उसका पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा रहेगा। तो दिस 3 टाइप्स ऑफ द सॉल्ट इज़ कवर्ड नाउ। सॉल्ट कब बेसिक रहेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ। सॉल्ट कब एसिडिक रहेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ। और सॉल्ट न्यूट्रल कब रहेंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। चलो अब आगे देखते हैं हम कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, कंप्लीट द रिएक्शंस इन द फॉलोइंग टेबल। तो इसके अंदर थंबनेल में दिया हुआ है कि कार्बोनेट्स ऑफ द सॉल्ट, कार्बोनेट्स ऑफ द मेटल के कार्बोनेट किसको बोलते हैं, CO3 जिसके अंदर लग जाएगा उसको बोलेंगे कार्बोनेट। तो देखो ये सोडियम का कार्बोनेट बनने वाला है, सोडियम एक मेटल है, उसका कार्बोनेट Na2CO3। कार्बोनेट्स ऑफ द मेटल जब रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, मतलब ऐसा एसिड जिसके अंदर वाटर ज़्यादा डाल के हमने इसको डाइल्यूट करे, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ द मेटल। जिसका तुमने कार्बोनेट ऑफ द मेटल लिए उसका सॉल्ट बन जाएगा, और साथ में CO2 रिलीज़ हो जाएंगी एयर के अंदर। क्या हो जाएंगी, एयर के अंदर। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। चलो यहाँ देखते हैं कि कार्बोनेट ऑफ द मेटल CO3 वाला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा बाबा, सॉल्ट ऑफ द मेटल बन जाएगा। कि मेटल का सॉल्ट, इसमें मेटल कौन है, सोडियम, इसका सॉल्ट किसके साथ बनेगा, क्लोरीन के साथ, तो बन गया NaCl। और ये H इसके साथ अटैच नहीं होते हुए H अलग निकल जाएगा और CO2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमारे को, CO2। क्या मिलेगा, CO2। बेसिकली आप बोल रहे होंगे ये H निकल जाएगा तो क्या होगा, ये H ये O के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा यहाँ पर H2O भी, जो कि ये रिएक्शन में नहीं बताया हुआ है। सेकंड, कार्बोनेट ऑफ द मेटल जब चलो कार्बोनेट ऑफ मेटल यहाँ पर हमने ये ले लिए, ये रिएक्शन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे SO4 लिखे हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा एसिड होगा, H2SO4। ठीक है। तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे को, Na2 सोडियम सल्फेट। क्या मिलेगा, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, और CO2 इवॉल्व होंगी। तो बेसिक रूल क्या है, कार्बोनेट ऑफ द मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता तो मिल जाता हमारे को सॉल्ट ऑफ द मेटल, और साथ में इवॉल्व हो जाती हैं, निकल जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे और आगे वाला मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, थोड़ा सा जूम करके लिखना पड़ेगा मुझे, जूम। तो बन जाएगा CaNO3 टेकन ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, और यहाँ क्या इवॉल्व हो जाएंगी, CO2। क्या इवॉल्व हो जाएंगी, CO2। करेक्ट है। इसके बाद ये वाला आपके लिए होमवर्क, बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल्स। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में क्या फ़र्क रहता है स्टूडेंट्स, देखो ये सोडियम कार्बोनेट था और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट में बीच में H आ जाता, क्या आ जाता,
H। देखो यहाँ पे अगर H डाल दिए हमने तो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सेम बाइकार्बोनेट का डाइल्यूट मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑफ द सॉल्ट मिल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे और साथ में वाटर भी मिल जाएगा। सेम उसी तरीका रिएक्शन होगा, खाली H आने की वजह से वाटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे KHCO3 दैट इज़ पोटेशियम बाइकार्बोनेट जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, और साथ में मिलेगा हमारे को क्या, CO2 और H2O। तो ये रिएक्शन को मैं थोड़ा सा जूम करके लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको बारीक करेंगे। क्या मिलेगा हमारे को, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ये नहीं है। क्या मिलेगा, KNO3, साथ में मिल जाएगा CO2 और H2O। ठीक है, इस टाइप से हमारे को मिलेगा। यहाँ पे कौन सा एसिड आएगा, गेस वॉट, यहाँ पर आ जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड, विनेगर। जब रिएक्ट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो मिल जाएगा हमारे को CH3COONA और साथ में मिलेगा H2O और वाटर। तो यहाँ तक के पार्ट हुआ कंप्लीट। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, वो वीडियो देखेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलो भाई खोलो। Look at the beauty of these hydrous crystals. You see copper sulfate or blue vitriol, ferrous sulfate or green vitriol, decahydrate or washing soda. These beautiful colors and shapes is because of the water of crystallization. Water of crystallization is the amount of water necessary to maintain the crystalline properties of certain metallic compounds. चलो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक कोई भी क्रिस्टल के अंदर एक अमाउंट ऑफ वाटर रहता है जो एक क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटेलिक कंपाउंड को रखने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा कि अगर हम देखेंगे कि शुगर के क्यूब का एक शेप रहता, ठीक है, शुगर के एक छोटे से जो है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक, सॉल्ट का एक शेप रहता, सॉल्ट के पार्टिकल्स का, तो इनका जो शेप रहता, आपने एलम देखेंगे, एलम क्या रहती है हमारे पास घर में यूज़ होती है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जिसको हम फिटकड़ी भी कहते हैं, मराठी में तुरटी कहते हैं। तो इसका भी एक शेप रहता, ठीक है, खड़ी शक्कर याद है, उसका भी एक शेप होता है। ये इनको जो शेप मिलता है ना, वो शेप मिलता है उसमें कुछ प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, और उसी मॉलिक्यूल्स को, जो मॉलिक्यूल्स उसका एक शेप बना के रख रहे क्रिस्टलाइन, उसी को, वो वाटर मॉलिक्यूल को ही कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो कि जियोमेट्रिक शेप के लिए और उसके कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। This is responsible for the geometric shape and the color of crystals. This water can be expelled by heating. Do you wonder what will happen if we remove the water of crystallization by heating? We shall try it out with some crystals of copper sulfate. Take some copper sulfate crystals, a spirit lamp, test tube, beaker filled with water, petri dish. Take some crystals of copper sulfate in a test tube. Now put the test tube on the flame and wait till we expel the water from the crystal. Be patient. Observe water vapors coming out of the hot copper sulfate crystals. Also note. हाँ, ज़रा यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करो। एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है कॉपर सल्फेट, उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स है जिसने उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिए थे। अब इसका जो वाटर है, अगर इसको हम कभी भी वाटर को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो जो है तो इवापोरेट हो जाएगा। तो इसमें की भी वाटर को अगर हीट करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करे, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लिए और उसको जो है तो क्या करे, ये टेस्ट लिए, और लेने के बाद ये टेस्ट ट्यूब में लिए
लेने के बाद क्या करें, उसको नीचे से हीट करना चालू करें, तो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स देखो ये यहाँ पे जाके कलेक्ट होना स्टार्ट हुए, ये इधर कलेक्ट हो रहे, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब में क्या करें, कॉपर सल्फेट को हीट करें, हीट करने की वजह से उसका ब्लू कलर है उसका, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जा रहे हैं और टेस्ट ट्यूब के वॉल पे चले जा रहे हैं। Notice the beautiful blue crystals turning white. Let the anhydrous white चलो इधर ऑब्जर्व करो, हमने उसको उन्होंने क्या करे, हीट करे, जिसकी वजह से वाटर उसके अंदर का निकल के इवापोरेट हो गया, और जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था वो वाइट कलर में टर्न होने लगा, और मतलब कॉपर सल्फेट के अंदर उसको जो ब्लू कलर मिला वो वाटर की वजह से मिला, और अगर वाटर उसमें से निकल जाता है तो वो वाइट कलर का एक अनहाइड्रस सॉल्यूशन, अनहाइड्रस पाउडर बन जाता है, जिसके अंदर पानी नहीं है। अनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, पानी नहीं है, ऐसा एक पार्टिकल्स बन गए देखो, जो कि ब्रिटल दिख रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो एक चॉक का पाउडर है। powder of copper sulfate अब cooled. देखो उन्होंने क्या करते हैं इसके साथ, Take a pinch of it and feel. It feels dry and powdery. लग रहा है ना चॉक का पाउडर, ड्राई पाउडर। Now add a few drops of water to this anhydrous salt. अब देखो उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स डाल रहे हैं, वापस से वो The अपना salt regains its स्ट्रक्चर color रीगेन कर रहा and है, crystalline form. It और is उसका blue once again. और वो अपना ब्लू कलर A वापस से ले substance लिया। containing water of crystallization is called a hydrous substance or a hydrate. This water can be expelled by heating, and then the salt is said to have become anhydrous. Remember, certain substances like sodium chloride or common salt तो देखो ये अपने टेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं हम। टेक्स्ट बुक में क्या बताया हुआ है देखो बच्चों, कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का लिए, उसको हीट करे तो वो कौन से कलर का होगा, कॉपर सल्फेट वाइट कलर का, और उसके वॉल के ऊपर ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर आ गए, ठीक है। और ये ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर को ही हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, उसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, जो जिसकी वजह से ब्लू कलर है, उसको हीट करे वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, तो ये बन गया खाली CuSO4 जो कि वाइट कलर का था, जिसके अंदर हमने वाइट कलर के अंदर वाटर और ऐड करे तो वाइट पाउडर सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट होने लगा, सेम कलर जो फर्स्ट पहले वाला था ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है। तो ये जो चेंज था ये फिज़िकल चेंज था। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके अंदर रहता, क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रॉल मतलब कॉपर सल्फेट, क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा जो उन्होंने अपने वीडियो देखे उसके अंदर बताए थे, और क्रिस्टलाइन एलम फिटकड़ी, उसका ये फॉर्मूला है। सो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Molecules of water crystallization are partial internal arrangement। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल की वजह से ही उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता, और जब हम उसको हीट करते हैं तो वाटर निकल जाने की वजह से क्रिस्टलाइजेशन इज़ लॉस्ट, क्रिस्टलाइन शेप ऑफ दैट पार्ट इज़ लॉस्ट। ओके, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर देखेंगे आयनिक कंपाउंड एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम वो देखेंगे। थैंक यू।